नमस्कार बच्चों, चलिए हम लेकर आ गए नेक्स्ट सेशन के साथ में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि अभी जो बच्चे अभी नर्सिंग ऑफिसर्स जॉब की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे अभी बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर में हैं उनके लिए मेन एग्जाम और गवर्नमेंट का जो जॉब का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी बच्चे, उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट साबित होगा। आपका जो क्लास अभी ये चल रहा है, इससे बनने वाले जो एमसीक्यू हैं वो भी हम इसमें कंडक्ट करवा रहे हैं। आप इसको जरूर देखिए, वॉच करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए। आज का हमारा जो यूनिट 7 का 51 क्वेश्चन चल रहा है, बीएससी फाइनल ईयर का ओबीजी सिलेबस अभी रखा गया है। सारे आपके सिलेबस इस क्लास के अंदर में रखे जाएंगे और सारे थ्योरी क्वेश्चंस इसमें सॉल्व किए जाएंगे। और जिन बच्चों को अगर डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, वो हमको आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, हमारा पहले का जो क्वेश्चन था वो था इक्लैम्सिया के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कशन करेंगे डिफाइन प्री इक्लैम्सिया। क्या होता है प्री इक्लैम्सिया? मैंने इसके पहले भी क्लास में बताया था कि प्री इक्लैम्सिया इक्लैम्सिया में कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, कैसे दोनों को बताओगे कि क्या प्री इक्लैम्सिया है, क्या इक्लैम्सिया के सिम्टम है। ठीक है, तो प्री इक्लैम्सिया इक्लैम्सिया क्या होता है सभी को मालूम है कि जब ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाए कि किसी भी पर्सन के ब्रेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाए, ब्रेन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, फिट्स आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, इपिलेप्सी की मतलब उसको प्रॉब्लम होने लगे, ठीक है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए, ये सारे अगर सिम्टम देखने को मिलते हैं तो उसके अंदर किसका सिम्टम देखने को मिलता है? इक्लैम्सिया का। अब हम प्री इक्लैम्सिया की डेफिनेशन देखेंगे। प्री इक्लैम्सिया इज अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ अननोन इटियोलॉजी कैरेक्टर्ड बाय डेवलपमेंट हाइपरटेंशन एक्सटेंड 140 to 90 mm of HG or more with proteinuria after the 20 week of pregnancy, normotency और नॉन प्रोटीनूरिक वुमेन्स। देखिए इसमें दोनों कंडीशन बताई गई है कि जब किसी भी वुमेन्स का ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाए, इतना हाइपरटेंशन कंडीशन जब 140 to 90 mm ऑफ उसका ब्लड प्रेशर हो जाए और यूरिन के साथ में प्रोटीन का लेवल इंक्रीज हो 20 वीक की प्रेगनेंसी में, नॉन प्रोटीन मतलब दोनों कंडीशन बताई है, या तो प्रोटीन भी अवेलेबल होगा, बॉडी पूरी एडिमेटस हो जाएगी, या नॉन प्रोटीनोरिक वुमेन के अंदर भी प्री इक्लैम्सिया कंडीशन देखने को मिलता है। बिफोर कब कब बताया गया है? इवन बिफोर 20 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है, ये केस हेरिडिटरी फॉर्म मोल एंड एक्यूट पॉलीहाइड्रोनियास वाले वुमेन्स के अंदर ये सिम्टम ज्यादा देखने को मिलता है। अब इसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या रीजन बन सकते हैं प्री इक्लैम्सिया की कॉज होने के। ठीक है, रीजन देखना है, क्योंकि रीजन जब देखेंगे तभी हमको पता चलेगा कि डिसीज किसके थ्रू हो रही है। पहला आइटियोलॉजी दिया है, एब्सोल्यूट डिफिशियंसी ऑफ वैसोडाइलेशन प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स। बताया जा रहा है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स होता है एब्सोल्यूट, उसकी डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है? प्री इक्लैम्सिया के सिम्टम देखने को मिलते हैं। आपको हम बता दें प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स क्या होता है, इनहिबिट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को। ठीक है, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या होता है? एक प्रेगनेंसी हार्मोन्स होता है। समझ में आया? किसको इनहिबिट करता है? वैसोडायलेटर, ये बताया जा रहा है वैसोडायलेटर प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स का जो सिंथेसाइज है वो उसकी कमी होने की वजह से वैस्कुलर एंडोथेलियम इंक्रीज सिंथेसाइज ऑफ थ्रोम्बोक्सिन, ए पोटेंट वैसोकॉन्ट्रिक्टर इन प्लेटलेट। क्या है ये? जो आपका ये जो रीजन बताया गया है किसके डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन, क्योंकि उसका जो सिंथेसाइज होता है एंडोथेलियम लेयर में, एंडोथेलियम सेल्स में, उसका प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है और हाइड्रोमनियोस, पॉलीहाइड्रोमनियोस की कंडीशन आती है, एक्यूट कम। ठीक है, इतना ज्यादा मतलब हाइड्रोमनियस मतलब पॉली यानी क्या होता है? ज्यादा, और एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल जो होता है काफी पॉलीहाइड्रोमनियस की कंडीशन उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, और इंक्रीज सिंथेसाइज ऑफ थ्रोम्बोक्सिन। थ्रोम्बोक्सिन जो होता है ये क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, जो किसका काम करता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है इन प्लेटलेट्स के अंदर। वैसोडायलेटर का काम, वेसल्स को डायलेट करने का काम कौन करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। और जब देखिए वेसल्स जब डायलेट होती है तो ब्लड का फ्लो भी क्या होता है? इजली। आप सोचिए फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे भी आप किसी भी अगर उसमें ट्यूब में पानी डालते हो, ठीक है, या मान लीजिए किसी वेसल्स में, हालांकि 4th ईयर के बच्चे हैं सभी को समझ में आ जाएगा, जब वेसल्स में, जब आर्टरी और वेन में जब ब्लड का फ्लो होता है, जब प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और लेकिन जब प्रॉपर तरीके से उसको रूट मिल जाता है ब्लड को जाने का, वेसल्स ऑलरेडी डायलेट रहती है, तो कोई प्रॉब्लम फिर ब्लड में ब्लड फ्लो होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन है उसका काम क्या होता है? वेसल्स को डायलेट करने का। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जो थ्रोम्बोक्सिन है, थ्रोम्बोक्सिन का सिंथेसाइज सेल्स में ज्यादा बढ़ जाता है, जो किसका काम कर रहा है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम कर रहा है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है और ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और किसकी प्रॉब्लम हो जाती है? प्री इक्लैम्सिया की कंडीशन देखने को मिलती है। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर इन द प्लेटलेट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की कंडीशन देखने को मिलती है, जिससे ब्लड प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज हो।
सेकेंड कॉजेज हम देखेंगे, देयर इज अ इंक्रीज वैस्कुलर सेंसिटिविटी टू द प्रेशर एजेंट एंजियोटेंसिन हार्मोन्स जो होता है द सेंसिटाइज सब्सटेंस आर एक्सप्लोर्ड, इंक्रीज हो जाता है वैस्कुलर जो सेंसिटिविटी होती है, वेसल्स की जो सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। किसकी वजह से? एंजियोटेंसिन हार्मोन जो कि प्रेशर का काम करता है, ठीक है, प्रेशर एजेंट है ये, एक प्रकार से प्रेशर एजेंट की तरह वर्क करता है, जो कि ब्लड प्रेशर जिससे क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, और वेसल में जब प्रेशर पड़ता है तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये रीजन बताए गए, देखिए इंटरनली रीजन बताया गया है कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं फॉर द ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड कॉजेज जो बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बताया गया कि नॉर्मली रिलैक्स वैस्कुलर स्मूथ मसल्स इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन and prevent intervillous thrombosis if found deficient in preeclamptic client. Hence preeclampsia is characterized by complex endothelial cells dysfunction. देखिए एंडोथेलियल जो सेल्स होती है उसका मेन फंक्शंस होता है वेसल्स को डायलेट करने में हेल्प करती है वो, ठीक है। और प्रीक्लैम्सिया जो क्लाइंट होता है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स एंडोथेलियल दिखता है, कॉम्प्लेक्स मतलब एक साथ में जुड़े होना, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है बॉन्डिंग बना के रखना, ठीक है। तो डिसफंक्शन होता है, प्रॉपर तरीके से जो सेल्स का फंक्शन होता है वो नहीं होता है, और थ्रोम्बस फॉर्म होता है, और बताया जा रहा है कि प्लेटलेट्स के लेवल को क्या करता है, इनहिबिट करता है ये। प्रिवेंट इंटरविलस थ्रोम्बोसिस, जो थ्रोम्बोसिस की जो कंडीशन होती है उसको रोकने का काम करता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और स्मूथ मसल्स वैस्कुलर को क्या करता है, नॉर्मली रिलैक्सेशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एंडोथेलियल होती है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है और डिसफंक्शंस क्रिएट हो जाता है और प्री इक्लैम्सिया के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद फोर्थ कॉजेज हम देखेंगे, फोर्थ रीजन क्या बताया गया है, प्री इक्लैम्सिया थ्रोम्बो ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन ऑफ स्पाइरल आर्टरीज इज थॉट टू बी इनहिबिटेड बाय सम इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म। प्री इक्लैम्सिया की जो कंडीशन देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है प्री इक्लैम्सिया की कंडीशन, प्री इक्लैम्सिया में बताया जा रहा है कि जो ट्रोफोप्लास्टिक सेल्स होती है, मैं आपको बता दूं कि ट्रोफोप्लास्टिक सेल्स क्या करती है, एसएजी हार्मोन्स का भी जो ब्लास्टोमियर होता है उससे सिंसियो ट्रोफोप्लास्टिक सेल्स का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है आपका एसएजी हार्मोन्स सीक्रेट होता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन स्पाइरल आर्टरीज जो होती है इनहिबिट करती हैं इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म को, जिसकी वजह से क्या होता है प्री इक्लैम्सिया के सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो मुझे ऐसा आई होप ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप हमको इसको जरूर बताइए, कमेंट्स करके जरूर बताइए, ताकि हमको समझ में आए नेक्स्ट क्लास में हम ताकि आपको बता सकें। अब सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं हम देखेंगे, प्री इक्लैम्सिया स्पेशली प्रिंसिपली सिंड्रोम ऑफ साइन एंड सिम्टम अपीयर, माइल्ड सिम्टम देखने को बताया जा रहा है कि माइल्ड सिम्टम देखने को मिलता है, स्लाइट स्वेलिंग ओवर द एंकल विच परसिस्टेड ऑन राइजिंग फ्रॉम द बेड, मॉर्निंग और टाइटनेस ऑफ द रिंग ऑन द फिंगर इज अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्री क्लैम्सिया ऑडिमा। आपको बता दें प्रोटीन प्रेजेंट भी रहता है यूरिन में, और या ना तो ना ही प्रेजेंट होने का भी सिम्टम दोनों में दिखता है, ठीक है। किसमें? माइल्ड सिम्टम में बताया जा रहा है कि माइल्ड सिम्टम होता है प्री क्लैम्सिया में, और प्रोटीनूरिया प्रेजेंट भी होता है, नहीं भी प्रेजेंट होता है, दोनों केसेस देखने को मिलते हैं। फेस स्वेल्ड रहेगा, एब्डोमिनल वॉल, वल्वा एंड इवन होल बॉडी क्या रहेगी, स्वेलिंग। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो प्रोटीन का लेवल है अगर वो ज़्यादा लॉस होता है बॉडी में, तो जो इम्पोर्टेंट जो आपके न्यूट्रिएंट होते हैं अगर बॉडी में प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो फिर बॉडी क्या होती है, स्वेल्ड हो जाती है। समझ में आया? ठीक है, तो प्रोटीन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे एल्ब्यूमिन लेवल भी क्या होता है, डिसफंक्शन होता है, और यूरिन के साथ में प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है। देन इसके बाद अलार्मिंग सिम्टम क्या होता है, सिम्टम विच इज द एविडेंट एट सिग्नली आर कॉम्बिनेशन एट आइदर सिग्नली, मतलब अलार्मिंग मतलब होता है ये सिम्टम कंपलसरी है कि वहां पे प्रेजेंट होंगे ही अगर प्री इक्लैम्सिया के केसेस हैं, ठीक है। यूजुअली ऑनसेट ऑफ सिंड्रोम, ये जल्दी मतलब जो सिम्टम देखने को मिलते हैं प्री इक्लैम्सिया में, तो क्या क्या देखने को मिलते हैं देखिएगा, हेडेक, डिस्टर्ब स्लीप, डिमिनिश यूरिनरी आउटपुट, इपीगैस्ट्रिक पेन, आई सिम्टम लाइक ब्लरिंग, स्कोटोमा, डिमिनिश ऑफ विजन, एट टाइम कंप्लीट ब्लाइंडनेस, ये देखने को मिलते हैं, ये सिम्टम देखने को मिलते हैं किसमें, अर्ली सिम्टम देखने को मिलेंगे किसमें, प्री इक्लैम्सिया में। देन इसके बाद अलार्मिंग सिम्टम, मतलब पहले से ही आपको हिंट करता है, अलार्म मतलब जैसे आपको मालूम है कि सुबह आपको उठना है, पहले से अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर प्री इक्लैम्सिया डिसीज अगर होने वाली है किसी भी वुमेन्स को, तो ये सिम्टम पहले से कंफर्मेटिव मत समझिए, एलार्म मतलब होता है पहले से ही क्या हो जाना, सतर्क हो जाना कि अगर ये सिम्टम आ रहे हैं तो फिर ये डिसीज होने के चांसेस अब बहुत जल्द पेशेंट होने वाला है, इस मतलब 100% चांसेस होने वाले हैं ये डिसीज से सफ़र करने वाला है पेशेंट।
इसके बाद स्कोटोमा डिमनेस विजन हो जाएगा, विजन उसका प्रॉपर तरीके से नहीं दिखेगा, ब्लूरिंग विजन दिखेगा, कंप्लीट ब्लाइंडनेस के भी चांसेस बन सकते हैं। देन इसके बाद साइन एंड सिम्टम, साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, वेट गेन होगा, मोर देन 2.5 kg मंथ और मोर देन 500 ग्राम वीक इन द लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, राइज ऑफ ब्लड प्रेशर राइज होगा, डायलोस्टिक प्रेशर जो होता है राइज होगा, फर्स्ट फॉलोड बाय सिस्टोलिक प्रेशर, विजिबल ऑडिमा होगा, प्रॉपर तरीके से दिखेगा नहीं, मॉर्निंग सिकनेस होगा और अर्ली मॉर्निंग वो जगना स्टार्ट करेगा, ठीक है पेशेंट्स, पल्मोनरी एडिमा होगा, लीकी कैपिलरीज होंगे, लो ऑनकोटिक प्रेशर हो जाएगा और स्कैंटी लिक्वर ग्रोथ रिटार्डेशन ऑफ द फीटस का प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। देन इसके बाद अगर ये सिम्टम देखते हैं तो एक नर्सेस का क्या रोल होता है हम इसके बारे में देखेंगे। As long the etiology of preeclampsia अकर द ट्रीटमेंट मोस्टली इम्पिकस सिम्टोमेटिक, अगर ये केसेस देखने को मिले सबसे पहले वुमेन्स को बोलना है रेस्ट के लिए प्रेफर करना है बेड प्रेफर लेफ्ट लैटरल पोजीशन सच एज द पॉसिबल टू लेसन टू द वीना कावल कंप्रेशन, रेस्ट इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो को क्या करता है, कम करता है। अगर किसी भी वुमेन्स को प्रीक्लैम्सिया के चांसेस अगर है उसको ये कंडीशन देखने को मिलता है, सबसे पहले वुमेन्स को एडवाइस करना है रेस्ट के लिए, जो इंक्रीज क्योंकि रेस्ट इंक्रीज करता है रीनल ब्लड फ्लो को और इंक्रीज डायरेसिस को, इंक्रीज यूट्राइन ब्लड फ्लो को, काउजिंग इम्प्रूव प्लेसेंटल परफ्यूजन एंड रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, जिससे क्या होता है ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि अगर वेन्स में प्रेशर नहीं पड़ेगा तो आपका यूरिन फ्लो के थ्रू क्या होता है बाहर हो जाता है, जिससे वेसल्स क्या होती है प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो वेसल्स में स्टार्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। डाइट में हम क्या देंगे, द डाइट शुड बी कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डेली प्रोटीन, प्रोटीन क्योंकि ज़्यादा इसलिए देना है क्योंकि प्रोटीन क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, यूजुअल सॉल्ट इंटेक परमिटेड, फ्लूइड नीड द रेस्ट्रिक्टेड, फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इतना भी नहीं देना जितना क्या होता है उसको आवश्यक है उतना ही फ्लूइड देना है। टोटल कैलोरी उसकी 1600 कैलोरी पर डे उसको क्या करना है कि वुमेन्स को देना है। देन इसके बाद डायरेटिक शुड नॉट बी यूज्ड injudicially as a cause harm to the baby, diminish placental perfusion and by electrolyte imbalance, the compelling reason for to use। डायरेटिक का यूज बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ये हार्मफुल किसमें करेगा, बेबी में प्लेसेंटल परफ्यूजन को, प्लेसेंटल में परफ्यूजन ला सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर सकता है, इसलिए डायरेटिक नहीं देना है। क्या क्या कर सकता है, कार्डियक फेलियर चांसेस हो सकते हैं, पल्मोनरी एडिमा, सेलेक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देना, ठीक है, मैसिव एडिमा होने के चांसेस होते हैं, ये रीजन कॉज हो सकते हैं डायरेटिक देने के। समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या होता है प्री एक्लैम्सिया, किस रीजन से प्री एक्लैम्सिया होने के चांसेस होते हैं और क्या सिम्टम देखने को मिलता है और क्या ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड करोगे, कैसे मैनेजमेंट करोगे अगर कोई भी वुमेन्स प्री एक्लैम्सिया कंडीशन से सफर कर रही है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी लगता है इसका आगे भी कंटिन्यू दिया है, मेडिसिन का देख लीजिए। द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉमनली यूज्ड डायरेटिक फ्रूसामाइड यूज करने के लिए बोला गया, लैसिक्स 40 mg हम देते हैं, गिवन ओरली देंगे, ब्रेकफास्ट फॉर 5 days इन वीक, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद हमको क्या करना है लैसिक्स देना है, 5 दिन सप्ताह के 5 दिन हमको उसको देना है और एक्यूट केस इंट्रावेनस रूट से उसको प्रिफर करना है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे उसको, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर को क्या करता है इंक्रीज रोकता है और डेवलपमेंट सीवियर इक्लैम्सिया को क्या करेगा कम करेगा, स्पेशली डायस्टोलिक प्रेशर को क्या करता है ओवर कितने 110 mm ऑफ एसजी एसोसिएट प्रोटीन यूरिया के लेवल को क्या करता है कम करता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के नाम दिए गए हैं इसमें, तो बताया गया पहला है मिथाइल डोपा, मिथाइल डोपा सेंट्रल पेरिफेरल एंटी एनर्जिक एक्शन करता है, जो कितना दिया जाता है 250 to 500 mg टीआईडी देते हैं, 3 टाइम्स देंगे। लेबटालोल एडिनोसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर होता है, 100 mg टीआईडी या बीआईडी देंगे। निफिडिपिन, देखिए सारे ड्रग्स ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, इनका नाम याद जरूर कर लीजिएगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, 10 to 20 mg देंगे। हाइड्रोलजिन वैस्कुलर स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट 10 to 25 mg देंगे। सेडेटिव ड्रग्स देते हैं, सेडेटिव ड्रग्स दिया क्यों जाता है, अगर वुमेन्स को नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही तो उसको सेडेटिव ड्रग्स दिया जाता है, इमोशनल रिड्यूस करने के लिए, एलिवेट ब्लड प्रेशर को एलिवेट करने के लिए। फिनोबार्बिटोल 60 mg अथवा डाइजेपम 5 mg बेड टाइम और मोर फ्रीक्वेंटली उसको दिया जाता है। लैक्सेटिव देंगे, लैक्सेटिव वुमेन्स कॉन्स्टिपेशन, अगर वुमेन्स को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो भी क्या होगा हाइपरटेंशन इंक्रीज हो सकता है, तो उसको लैक्सेटिव देना है। लैक्सेटिव लाइक मिल्क मैग्नीशियम 4 टीस्पून्स एट बेड टाइम, उसको डेली क्या करना है लैक्सेटिव देना है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है, carried out daily for women admitted to the hospital. Any discomfort, tenderness must be recorded and reported to physician immediately, may be indicative of placental abruption. फीटल असेसमेंट करना है, फीटल वेलबी ट्रिकिक चार्ट और कार्डियो टोकोग्राफी मॉनिटर करना है, सीरियल अल्ट्रासोनोग्राफी करना है और देखना है कि फीटल बेबी जो है वो वेल कंडीशन पे है कि नहीं है,
किक कर रहा है कि नहीं, मतलब क्विकनिंग वाली प्रोसेस हो रही है, बेबी हलचल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये असेस करना है। देन इसके बाद असेसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट, जो भी ट्रीटमेंट आप देते हो वो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, क्या ट्रीटमेंट देने का कोई इफेक्ट हो रहा है मदर्स में कि नहीं हो रहा है, वो चीजें आपको चेक करना है। ब्लड प्रेशर 4 टाइम्स अ डे आपको देखना है। स्टेटस ऑफ ओडिमा डेली वेट देखना है। फ्लूइड इनटेक यूरिनरी आउटपुट देखना है। यूरिन एग्जामिनेशन करना है, प्रोटीन डेली। ब्लड वैल्यूज, हिमेटोक्रिट, प्लेटलेट काउंट, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड लीवर फंक्शन टेस्ट वंस अ वीक में ये सारे टेस्ट करना है। ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है, क्योंकि अगर विजन डिस्टर्बेंस हो रहा है तो हमको ऑप्थेल्मोस्कोपी से क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है। देन इसके बाद मेथड ऑफ डिलीवरी, इंडक्शन ऑफ लेबर एंड सिजेरियन सेक्शन कैन बी प्रेफर्ड। किसी भी वुमेन्स का क्या कंडीशन है उस समय हमको इंडक्शन ऑफ लेबर मतलब नॉर्मल डिलीवरी इंड्यूस करवाना है, या तो सिजेरियन सेक्शन के लिए उसको प्रेफर करना है। प्यूपेरियम स्टेज में क्या करना है, पेशेंट विल बी वॉच, प्यूपेरियम सभी को मालूम होगा, आफ्टर डिलीवरी, जब मदर्स की डिलीवरी हो जाती है उस टाइम पे एटलीस्ट हमको 48 आवर्स तक क्या करना है, उसको वॉच करना है, देखना है। और एंटी हाइपरटेंसिव ओरल फ्रूसामाइड ड्रग्स 20 mg डे फॉर 5 डेज के लिए उसको देना है। मैग्नीशियम सल्फेट वुमेन को देना है जब सीवियर अगर हाइपरटेंशन हो रहा है, हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, वुमेन्स को देना है। पेशेंट टू बी केप्ट इन द हॉस्पिटल, पेशेंट को हॉस्पिटल में ही रखना है। और ब्लड प्रेशर ब्रॉट डाउन टू सेफ लेवल एंड प्रोटीनूरिया डिसअपियर, ब्लड प्रेशर जब तक डाउन ना हो जाए और प्रोटीन का लेवल यूरिन से पूरी तरह से डिसअपियर हो जाए तब तक हमको क्या करना है, वुमेन्स को अपने अंडर मतलब हॉस्पिटल के अंडर में रखना है, ताकि उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट कर सके उसकी प्रॉब्लम को। देन उसके बाद क्या करना है, उसको घर भेजना है। तो ये तो होता है प्यूपेरियम स्टेज में हमको किस तरह से वुमेन्स का देखभाल करना है। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या होता है आपका प्री इक्लैम्सिया, और इसके पहले वाली क्लास में हमने इक्लैम्सिया के बारे में डिटेल में बता दिया है, और जिनको अगर देखना है तो वो इसके पहले वाली क्लास को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इसेंशियल हाइपरटेंशन राइट मैनेजमेंट इन शॉर्ट। इसके बाद हम देखेंगे हाइपरटेंशन क्या होता है, डेफिनेशन देखेंगे। राइज ब्लड प्रेशर ओवर, अभी इसके पहले हम बता चुके हैं कि जब 140 to 90 mmHg अगर ब्लड प्रेशर होता है, 2 or more प्रेयर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में अगर किसी भी वुमेन्स का पैथोलॉजिकल कंडीशन इसेंशियल हाइपरटेंशन उसको बोला जाता है। कॉजेस नॉट या अननोन, मतलब कोई भी एग्जैक्ट कॉज हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 80% पेशेंट का बताया जा रहा है कि इनहेरिटेड होता है। ये इनहेरेंट मतलब जेनेटिक होता है, जीन्स होता है, हो सकता है कि उसकी फैमिली में किसी को हो, इसलिए वो सिम्टम उसके अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। देन इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलता है, दीज पेशेंट आर मोर प्रोन सफर फ्रॉम द प्रीक्लैम्सिया, ऐसा पेशेंट सफर करता है किससे, प्रीक्लैम्सिया में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर। ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है और हमारा सब्जेक्ट क्या है, इस पर आपको जरूर ध्यान रखना है। हमारा टॉपिक है प्रीक्लैम्सिया, हाइपरटेंशन अभी हम पढ़ रहे हैं, और किस सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं, ओबीजी से, तो आपको मालूम होना चाहिए कि रिलेटेड टू गायनिक, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। ठीक है, अब मैनेजमेंट क्या करेंगे माइल्ड केसेस का, अगर तो इट पेशेंट बीपी इन नॉट ओवर 160-100 mm of Hg, then she can be treated at home up to 30 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, एडमिट पेशेंट इन द हॉस्पिटल। बताया जा रहा है कि अगर बीपी इससे ज़्यादा नहीं जा रही है 60-100 mm of Hg से, तो उसको आप घर पे ही ट्रीट कर सकते हो, लेकिन 30 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक एडमिट करना है। देन इसके बाद हॉस्पिटल में साइन सिम्टम ऑफ अगर प्रीक्लैम्सिया का ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो फिर आपको एडमिट करने का भी आवश्यकता हो सकता है। देन इसके बाद पेशेंट मस्ट बी एक्स्ट्रा रेस्ट एटलीस्ट 12 आवर इन अ डे, 12 आवर्स तक मदर्स को रेस्ट करने के लिए बोलना है। पेशेंट कैन नॉट गेट एट होम, सी शुड बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। सेडेटिव टू द पेशेंट टू इंश्योर साउंड स्लीप एंड फिजिकल रेस्ट, सेडेटिव देना है पेशेंट्स को और इंश्योर करना है स्लीप और फिजिकल रेस्ट के लिए। ठीक है, ब्लड प्रेशर मस्ट बी चेक एंटीनेटल क्लिनिक एवरी वीक एंड रेस्ट्रिक्टेड सॉल्ट इन हर डाइट, सॉल्ट नहीं देना है उसको, और ब्लड प्रेशर उसका एवरी वीक में क्या करना है, क्लिनिक में जाके चेक करवाना है। अगर सीवियर केस, अब अभी तो आपने देखा कि माइनर अगर केसेस आते हैं तो आप क्या मैनेजमेंट करोगे, देन इसके बाद हम देखेंगे अगर सीवियर केसेस आते हैं तो क्या मैनेजमेंट आप करोगे। एडमिटेड द पेशेंट इन द हॉस्पिटल एंड गिव सेडेटिव टू इंड्यूस स्लीप एट नाइट, गिव कंप्लीट बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोलना है वुमेन्स को। व्हेन द बीपी इन हाई देन हाइपोटेंसिव ड्रग आर गिवन टू द पेशेंट्स, बीपी अगर हाई हो रहा, ब्लड प्रेशर अगर हाई हो रहा है तो हाइपोटेंशन ड्रग्स देना है पेशेंट्स को। यूरिन एग्जामिन करना है, फाइंड आउट फीटो प्लेसेंटा डिस्फंक्शन अगर है, फीटस प्लेसेंटा डिस्फंक्शन है तो यूरिन का एग्जामिनेशन करना है। कंटिन्यू कंट्रोलिंग वेट एंड रिस्ट्रिक्ट सॉल्ट हर डाइट, कंटिन्यू उसका वेट कंट्रोल करना है और सॉल्ट डाइट रिस्ट्रिक्ट करना है। देन इसके बाद पेशेंट मल्टीपैराड हैज हैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, देन एट द 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इंडक्शन ऑफ लेबर इज डन बाय
रप्चरिंग मेम्ब्रेन्स एंड गिविंग ऑक्सीटोसिन ड्रिप। मल्टी पैरा अगर कोई वुमेन्स है, देखिए आपको हम बता दें प्रीमी पैरा और मल्टी पैरा क्या होता है। प्रीमी पैरा जो वुमेन्स एक फर्स्ट टाइम पे प्रेगनेंसी कंसीव करती वो होता है प्रीमी पैरा। मल्टी पैरा जो वुमेन्स एक से ज्यादा अगर प्रेगनेंसी कंसीव की है वो होता है मल्टी पैरा। तो 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और उसको ऑक्सीटोसिन ड्रिप दे देना है, ठीक है। अगर वुमेन्स का 36 वीक प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गया है ड्यूरेशन, तो उस समय उसको इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ताकि उसको ऑक्सीटोसिन ड्रिप देंगे तो इससे क्या होगा, डिलीवरी कंडक्ट करवाई जा सकेगी। देन इसके बाद फर्स्ट जब इंडक्शन ऑफ लेबर हो, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी की बात की जा रही है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर सोडियम एमिटोल 200 mg पर गिवन पेशेंट्स। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या करना है हमको, सबसे पहले क्या लगाना है, सोडियम एमिटोल 200 लगा देना है पेशेंट्स को। सीजारियन सेक्शन अगर हो रहा है एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा, तो उसको अगर एल्डरली कोई प्रीमी ग्रेविडा है तो सीजेरियन सेक्शन ही उसको परफॉर्म करवाना है, ठीक है, ताकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज ना होने पाए। क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डर होता है वुमेन्स को। इसके बाद अदर मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर जस्ट लाइक प्री क्लैम्सिया, ठीक है। अदर मैनेजमेंट भी हमको क्या करना है जब प्री क्लैम्सिया के सिम्टम देखने को मिलते हैं लेबर के टाइम पे। तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये तो हाइपरटेंशन की कंडीशन बताई गई कि हाइपरटेंशन की कंडीशन अगर इंक्रीज होती है तो किस तरह से मैनेजमेंट आपको करना है, और अगर प्री क्लैम्सिया का सिम्टम अगर मिलता है, अगर देखने को मिलता है, तो एक अदर आपको मैनेजमेंट फिर वहां पे करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। डिफाइन जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। जेस्टेशनल मतलब होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और हाइपरटेंशन मतलब होता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना। और 20 वीक प्रेगनेंसी का बताया जा रहा है कि 2 और मोर बार अगर जो ब्लड प्रेशर है 140 to 90 mm ऑफ Hg अगर इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट 24 आवर्स में, हमको क्या करना है, प्रेगनेंसी के टाइम पे देखना है। और आफ्टर डिलीवरी भी हमको क्या करना है, वुमेन्स का जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। देखिए बताया जा रहा है कि बोलते किसको है, जब ब्लड प्रेशर 140 to 90 mm ऑफ Hg ओकेशन 4 में 20 वीक की प्रेगनेंसी में अगर इंक्रीज हो रहा है और डिलीवरी के बाद 24 आवर्स तक अगर जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है, नॉर्मोटेंसी जिसको बोलते हैं, नॉर्मोटेंसी वुमेन्स, उसको बोला जाता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। मतलब प्रेगनेंसी के 20 वीक के ड्यूरेशन में और अगर आफ्टर डिलीवरी 24 आवर्स तक अगर ब्लड प्रेशर इतना इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। मतलब उसको जेस्टेशनल मतलब प्रेगनेंसी से लेकर उसको अभी तक डिलीवरी के टाइम तक उसको अगर टेंशन हो रहा है, अगर उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, उसको हम बोलेंगे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। इसेंशियल फीचर ऑफ दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या इसेंशियल फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो अब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस ऑफ अंडरलाइंग कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। अनएसोसिएटेड मतलब कोई ऐसा सीवियर वाला प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और अनएसोसिएटेड एविडेंस ऑफ प्री क्लैम्सिया सच एज ओडिमा और प्रोटीनोरिया की कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। ब्लड प्रेशर रिटर्न नॉर्मल विद इन 10 डेज आफ्टर डिलीवरी, मतलब बताया जा रहा है कि ब्लड प्रेशर डिलीवरी के बाद फिर 10 दिन के अंदर अंदर क्या होता है, वो नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है। ये होता है जेस्टेशनल। मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर किसी भी वुमेन्स को अगर हाइपरटेंशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द डायबिटीज इन प्रेगनेंसी डायग्नोस्टिक सच केस। अब जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, फीटस के टर्म में क्या मतलब इफेक्ट पड़ेगा, मदर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, अभी हम इसको पढ़ेंगे। The term include cause with abnormalities of carbohydrate metabolism occurred frequently during pregnancy between 1 to 3% of pregnancy patient will show glucose intolerance। ठीक है, बताया जा रहा है कि डायबिटीज मेलाइटस वो कंडीशन होती है, ऐसी एबनॉर्मलिटी जो कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, और ऐसी पेशेंट 1 to 3% देखने को मिलती हैं। ग्लूकोज लेवल इंटॉलरेट किया जाता है, उनका ग्लूकोज का लेवल इंटॉलरेट करेंगे। प्रोग्रेसिव इंक्रीज, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन्स का लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है ड्यूरिंग जेस्टेशनल उसको डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलता है। डायबिटीज मेलाइटस होने पर क्या इफेक्ट होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो मदर और बच्चे को दोनों को हम देखेंगे। तो प्री क्लैम्सिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, हाई इंसिडेंस ऑफ कोरियो एमनिटीज एंड पोस्ट पार्टम एंडोमेट्राइटिस देखने को मिल सकता है। इन्फेक्शन अगर होता है तो ये कंडीशन बन सकती है। चांसेस ऑफ पोस्ट पार्टम हेमोरेज होने के चांसेस होंगे, यूट्रिन डिस्टेंशन होने के चांसेस होते हैं। इंसिडेंस ऑफ सिजेरियन सेक्शन, इंक्रीज इफेक्ट ऑन पेल्विस, फॉलोइंग आर इंक्रीज, क्या क्या केसेस देखने को मिल सकते हैं, तो कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, मैक्रोस्टोमिया, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज,
हाइपोकैल्सीमिया, एपनिया, ब्रेडिकार्डिया एंड ट्रोमेटिक डिलीवरी देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए डायबिटीज मेलाइटिस अगर किसी भी वुमेन्स को है, डायबिटीज से सफर कर रही है वुमेन्स का, तो वुमेन्स का जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो भी वीक होगा, ठीक है। अगर क्योंकि ब्लड जो हो रहा है वो ग्लूकोज लेवल में कन्वर्ट होकर बार बार यूरिनेट हो रहा है, और इससे क्या होता है, मदर्स को वीकनेस और इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इससे ऑक्सीजन की भी कमी होगी और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, हार्ट रेट भी कम होगा, ट्रोमेटिक इंजरी होने मतलब डिलीवरी होने के चांसेस होंगे। ये होता है डायबिटीज मेलाइटिस की रीजन। क्या क्या मतलब सिम्टम देखने को मिल सकता है वहां पे। अब बच्चे में क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, देखिए डायबिटीज मेलाइटिस अगर हुआ है किसी भी वुमेन्स को तो बच्चे में इफेक्ट बताया गया है। क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है, सीवियर मैटरनल कीटोसिस कैन कॉज इंट्रा यूट्राइन डेथ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं किसके, सीवियर कीटोनोरिया, कीटोसिस का जो लेवल है, कीटोन बॉडीज का जो लेवल है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है मदर में। इसकी वजह से क्या होता है, इंट्रायूट्राइन डेथ होने के चांसेस होते हैं फीटस के। कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी फीटस में कॉज हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है फर्स्ट टाइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, सैक्रल एग्नेसिस, न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन हो सकता है बेबीज में, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन रिलैक्सिन, ऑक्सीजन का लेवल पुअरली पहुंचेगा, ठीक है। कंपनसेटरी फीटल पॉलीसाइथीमिया डेवलप हो सकता है, न्यूरोटल ज्वाइंटिस होने के चांसेस होंगे, रेड सेल ब्रेकडाउन हो जाएंगे, फीटस रिस्पॉन्ड टू एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन विच इंक्रीज बॉडी फैट एंड मसल्स मास रिजल्टिंग इन द मैक्रोसोमिया। नियोनेटल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, हाइपरबिलोरुमिया, पॉलीसाइथीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया एंड कार्डियोमायोपैथी। डायग्नोसिस करेंगे, नाउ एडेज अर्ली स्क्रीनिंग करवाएंगे इंक्रीज इंसिडेंस जेस्टेशनल डायबिटीज के लिए। रैंडम ग्लूकोज टेस्ट किया जाएगा जिसमें आरबीसी मोर देन 100 mg पर डीएल होगा, और देन ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट करेंगे। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल देखेंगे, सेंसिटिविटी 81%, स्पेसिफिसिटी 76%, फास्टिंग शुड नॉट एक्सीड 90 mg परसेंट एंड नॉन फास्टिंग मोर देन 120 mg परसेंट। 1 आवर 50 mg ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करेंगे जो इन प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल मेजर करते हैं। 50 ग्राम ग्लूकोज लोड वैल्यूज मोर देन 140, देन पेशेंट इज द सब्जेक्टेड इन 3 आवर्स 100 ग्राम। मतलब देखिए ये सारे जो कंडीशन बताए गए हैं कि इस कंडीशन में हमको टेस्ट करना है, इससे पता चलता है कि उसका जो ग्लूकोज का लेवल है कितना इंक्रीज है, ठीक है। फास्टिंग अगर कर रहे हैं तो फास्टिंग के टाइम पे कितना उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ, कितना ग्लूकोज उसका पॉइंट है, ठीक है। और क्योंकि नॉर्मल सभी को मालूम है कि जो ग्लूकोज का लेवल होना चाहिए वो आपका 92 आपका 100 तक जा सकता है, ठीक है। या 110 120 भी नॉर्मल अभी बताया जा रहा है, अभी के खान पान के उससे 120 नॉर्मल ही बोला जा रहा है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा जा रहा है तो फिर किसमें है, वो डायबिटिक मदर है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि ये सारे टेस्ट किए जाते हैं जब कोई भी वुमेन्स डायबिटीज मेलाइटिस से सफर करती है तो उसको कंडक्ट कर। तो क्या क्या बच्चे में इफेक्ट देखने को मिलते हैं, मदर में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ये रीजन यहाँ पे बताए गए हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्लास हम कल फिर से लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55 जो यूनिट 7 से रखा गया है। और कल जो भी क्लास में अगर बच्चे इसमें ऐड होते हैं वो बच्चे इसको कमेंट्स करके जरूर बताएं कि पहली वाली क्लास में उनको क्या समझ में, अगर नया क्वेश्चन उनके माइंड में अगर क्रिएट होता है तो वो क्वेश्चन भी आप कमेंट्स करके हमको जरूर बताइए, ताकि हम भी उसको आपको नेक्स्ट क्लास में मॉडिफाइड करके या उसको हम देख कर और अच्छे से एक्सप्लेन कर सके कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया या उससे बनने वाला कौन सा एक नया क्वेश्चन आया। देखिए जो एमसीक्यू बनता है उसमें बनता क्या है, डायबिटीज मेलाइटिस में देखिए पूछा जाता है कि कौन सा आप टेस्ट करोगे, ठीक है। फास्टिंग के टाइम पे कौन सा टेस्ट किया जाता है, जैसे कि फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट किया गया। नॉन फास्टिंग के टाइम पे कौन सा टेस्ट करते हैं, ओवर 1 आवर्स के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। तो मतलब इसमें आपको नाम बताना होगा, इनके डोजेस याद करके रखना होगा। रैंडम ग्लूकोज टेस्ट में क्या करते हैं, तो आरबीसी का उसमें लेवल देखने के लिए करते हैं। तो ये सारे रीजन आपको देखना होगा। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी बन के आते हैं, देखिए यहीं से बनते हैं क्वेश्चन, और बाहर से ऐसे क्वेश्चन ही उठा के दे देता है कि कहीं से भी उठा के, जैसे बच्चे बोलते हैं कहीं से भी उठा के दे देता है, तो ऐसा नहीं है। ये अगर आप बुक अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से थ्योरी क्लास अटेंड करोगे तो हमको तो ऐसा बिलीव है कि आप जरूर निकलोगे, आप जरूर आगे के लिए बढ़ोगे। चलो धन्यवाद।